नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। नया बिंदु आप सामने देख रहे हैं। काव्य शास्त्र में यह बिंदु काफी दिनों से बचा हुआ था और क्योंकि कॉलेज व्याख्याता के पाठ्यक्रम में नहीं था, इसलिए ये उस समय नहीं करवाया गया। अब हम इस पे चर्चा करेंगे। काव्य शास्त्र में मैंने बताया है कि रस, छंद, अलंकार आदि में दो बिंदु ऐसे हैं जिनमें थोड़े से गहरे सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी रस के जो सवाल होते हैं वो व्यापक परिभाषाओं के साथ पूछे जाते हैं। इसके बाद में शब्द शक्ति का नंबर आता है। तो शब्द शक्ति में दो प्रकार की चीजें, वही काव्य शास्त्र में जैसा कि होता है, एक परिभाषा होती है, एक उदाहरण होता है। शब्द शक्ति का नाम हम बहुत सामान्य से 11वीं क्लास के बाद में सुनना शुरू कर देते हैं कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हुआ करती है। लेकिन उनकी जो व्यापक परिभाषा और परिभाषाओं के जो मायने हैं वो हमारे लिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर परिभाषा का सवाल आता है या हमारे जो कथन है, कंसेप्ट जो है शब्द शक्ति का, वहां से कोई सवाल अगर आता है तो 100% इस क्लास से क्लियर हो जाएगा। दूसरा यह है कि क्या कोई पंक्ति दे के पूछे कि बताओ इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो उसकी फिर कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि जो मूल पुस्तकें होती है, चाहे वो भगीरथ मिश्र हो या कोई अन्य पुस्तकें हो, भगीरथ मिश्र काव्य शास्त्र में एक प्रकार से प्रमाणिक पुस्तक और आधार पुस्तक मानी जा सकती है। नरोत्तम स्वामी की जो अलंकार पारिजात है उससे भी बहुत अच्छे सवाल आते रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि परिभाषाएं सीमित हैं, उदाहरण असीमित हैं। अगर हम परिभाषाओं को अच्छी तरीके से समझ लें तो हमारा काम शब्द शक्ति में समाप्त हो जाता है। दूसरा काम हमारा ये होता है कि हम उदाहरण देख के पहचानें कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। एक कविता की 4 लाइन हमें दी गई और हमें पूछा गया बताओ इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो वो हमारी समझ कैसे बने वो व्यापक मामला है, वो अलग मामला है, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो क्या मैं केवल परिभाषाएं लिखाऊंगा, उदाहरण नहीं दूंगा? नहीं, मैं दोनों काम करूंगा। परिभाषाएं भी लिखाऊंगा, उदाहरण भी लिखाऊंगा और मैं समझाऊंगा भी। लेकिन मैं उदाहरण प्रसिद्ध उदाहरण में लिखा दूंगा। एक लक्षण के एक भेद के 2 या उदाहरण, 4 उदाहरण हो सकते हैं, अधिकतम 5 उदाहरण, है ना। किसी का एक से ही काम चल जाए तो हम उदाहरण लिखेंगे। उन उदाहरण में से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पंक्ति देकर पूछे जाने पर सवाल थोड़ा सा शब्द शक्ति का मुश्किल होता है और मुझे लगता है सबसे मुश्किल सवाल हो जाता है। ज्यादातर हमने ये देखा कि शब्द शक्तियों के जो प्रश्न है उसमें परिभाषाओं के सवाल आते हैं, 4 कथन आते हैं और पूछा जाता है इसमें कौन सा गलत है। तो हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक इसको समझने पर बल देना है। याद करने के लिए यहाँ बिल्कुल नाम मात्र की चीजें हैं, 2-4 भेद के नाम याद करने पड़ सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई याद करने वाली चीज इसमें है नहीं। एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि यहां मैं भेद काफी कम कर दूंगा। शब्द शक्तियों के भेद जितने व्यापक होते हैं उतना ही उसमें बहुत मुश्किल और पेचीदा चीजें सामने आती है, तो हम भेद थोड़ा सा कम करेंगे। शुरुआत अगर हम समझने से करें तो यहां आपके सामने 2 शब्द लिखे हुए, एक है शब्द और एक है शक्ति। शब्द चूंकि हम जानते हैं कि वर्णों की एक व्यवस्था जिसमें सार्थकता हो उसको हम शब्द कहते हैं। बहुत साधारण सी चीज हमने पढ़ा है, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, कई विद्यार्थी ऐसा कहते हैं, लेकिन वहां पे एक अर्थ होना जरूरी है। जैसे हम एक शब्द हमने लिखा कमल, तो कमल असल में 3 वर्णों का समूह है, क म ल, और इसका एक अर्थ है कि एक पुष्प, तो यह एक शब्द है। तो फिर शक्ति क्या है? शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं पावर। अगर आप किसी शब्द को सुनने और उसके अर्थ प्रकट होने की प्रक्रिया को जान लें तब आपको समझ में आएगी शब्द की पावर क्या है, शब्द की शक्ति क्या है। असल में भारतीय काव्य शास्त्र में एक सिद्धांत चलता है जिसका नाम है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनिवादियों ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है स्फोटवाद, और जिसका मूल जो जन्मदाता है वो वैयाकरण है, यानी वैयाकरणों ने दिया था। वैयाकरण किसको कहते हैं? थोड़ी सी चीजें शुरुआत में आप समझें, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। वैयाकरण वो होते हैं जो व्याकरण के जानकार होते हैं या व्याकरण के नियम बनाने वाले होते हैं। व्याकरण के नियम बनाने वालों ने एक स्फोट सिद्धांत दिया था। इसी स्फोट सिद्धांत
का उपयोग ध्वनि में भी किया गया और इसी स्फोट सिद्धांत का प्रयोग अपने शक्ति में करें। एक शब्द हमने लिखा है क म ल। व्याकरण के लोग ऐसा मानते हैं कि जब आपने 3 ध्वनियां बोली, ये 3 साउंड आपने बोले, पहला साउंड आपने बोला क, दूसरा साउंड आपने बोला म, तीसरा साउंड आपने बोला ल, तो आपने क्या गौर किया कि तीनों साउंड एक साथ बोल सकते हैं क्या? आपने पहले क बोला, फिर मैं बोला, फिर ल बोला, ये तीनों साउंड एक क्रम से बोले, नहीं कि एक साथ को बोल नहीं सकता। कितना ही फास्ट बोल ले तो भी इसी क्रम से बोले जाएंगे। कमल, कितना ही फास्ट बोल ले, आप कह मैं ले को एक साथ नहीं बोल सकते, कह के बाद में मैं बोलेंगे, ये निश्चित बात। गैप चाहे कितने कम हो ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो व्याकरण के मानने वाले लोग ये कहते हैं कि जब आपने क बोला था तो कोई अर्थ नहीं था। ये गौर करने की बात है, यहां से शब्द शक्ति का काम स्टार्ट होता है। जब आपने क बोला तो कोई अर्थ नहीं था, जब आपने मैं बोला तब भी कोई अर्थ नहीं था, लेकिन जैसे आपने ल बोला तो तीनों वर्णों का एक साथ अर्थ निकला। इसका मतलब क जब बोला गया तो निरर्थक था, मैं जब बोला गया तो निरर्थक था, लेकिन ल जब बोला गया तो क और मैं भी ल के साथ सार्थक हो गए और एक अर्थ निकला। इसका मतलब है कि अर्थ की जो उत्पादकता है, अर्थ का जो पैदा होना है, वो क के उच्चारण से शुरू नहीं हुआ था। अर्थ यहां से पैदा होना स्टार्ट नहीं हुआ था, न यहां से स्टार्ट हुआ था। अर्थ इसके बोले जाने के साथ अचानक से पैदा हुआ। इसको कहा गया स्फोट, जिसको हम कहते हैं विस्फोट। अर्थ का विस्फोट होता। आप कोई भी शब्द बोलेंगे तो शुरुआती वर्ण बोल देने से कोई अर्थ नहीं निकलता। असल में किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण बोले जाने पर एक साथ सभी वर्णों का अर्थ प्रकट हो जाता है। ल बोले जाने से क और मैं का भी अर्थ बन गया, नहीं तो पहले इनका कोई अर्थ भी नहीं था। इसका मतलब है कि अर्थ बनने की प्रक्रिया एक सामूहिक है और अर्थ बनने की प्रक्रिया अंत में विस्फोट के द्वारा घटित होती है। उसके बनने की प्रक्रिया शुरुआत में शुरू नहीं होती। ठीक है, तो एक तो बात आप ये समझे कि स्फोटवाद क्या है। ठीक है, दूसरी बात आप ये समझे कि अर्थ शब्द की शक्ति क्या है। ये जो शब्द में अर्थ को प्रकट करने की प्रक्रिया है उसको शक्ति कहेंगे। सांड में जैसे हल जोतने की शक्ति होती है, गोली में जैसे किसी को मार देने की शक्ति होती है, जबान में जैसे बोलने की शक्ति होती है, आंख में जैसे देखने की शक्ति होती है, उसी प्रकार शब्द में अर्थ को प्रकट करने की शक्ति होती है। एक गौर करने की बात है। पहले भाग में हम सामान्य चर्चा करेंगे, अभिधा को पढ़ेंगे और सामान्य बातचीत करेंगे। एक बड़ी सामान्य बातचीत है कि जैसे आप कोई शब्द सुनते हैं, आपने एक शब्द सुना भैंस, सामने वाले किसी ने बोला भैंस, अब उसने 2 वर्ण बोले, केवल 2 वर्ण बोले, भय और स। भय के ऊपर ऐ की मात्रा लगी, अनुस्वार लग गया, स के ऊपर ए की मात्रा लगी, ठीक है, लेकिन बोले तो 2 वर्ण ही है, भय और स। लेकिन जैसे उसने बोला भैंस, आपके दिमाग में, आपके कानों ने सुना भैंस, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई एक चौपाई की, जो कि काली है, भूरी, अच्छा था देख है बेसी बनेगी, थारे घरे काली भैंस है तो काली की पिक्चर बनेगी, भूरी है तो भूरी की बनेगी, जब पूंछ में बाल धोड़ा है तो धोड़ा बाल की पूंछ की पिक्चर बनेगी। जैसी भैंस आपने देखी, जैसे जिंदगी में आपने, अच्छा अगर आपने जिंदगी में कोई भैंस नहीं देखी हो तो भैंस बोलने से आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं बनेगी। ये खास बात है। शब्द बोले गए भैंस, और भैंस जो बोला वो साउंड, उसमें कोई दृश्यता नहीं है। ये गौर करने की बात। मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं जो बोला जा रहा है उसमें कोई इमेज नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, वो केवल साउंड है। साउंड आपके, अच्छा साउंड कहां तक पहुंचेगी? आंखों तक नहीं पहुंचती, जीभ तक नहीं पहुंचती, साउंड पहुंचेगी कान में। अच्छा कान में साउंड पहुंचे, 2 वर्ण पहुंचे कान में, भय, ये 2 वर्ण कान में पहुंचते ही वहां अंदर सूचना जाएगी, प्रोसेसिंग होगी एक, और यहां दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी भैंस की। तो आपने समझ लिया, ये 2 वर्णों का मतलब है एक चौपाया जो काले रंग का होता है।
7 सेर दूध देता है। ये जो आप वर्ण सुनने से एक जो पिक्चर बना रहे हैं, उसका एक अर्थ समझ रहे हैं, उन वर्णों से आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रही है। ये उस शब्द की ताकत है, ये उस शब्द की क्षमता है, उसी को शब्द की शक्ति कहते हैं। क्या भय और सह में कोई अर्थ है? क्या नहीं है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं बच्चों को, जैसे सांप और एक शब्द है पैसा। मैं इसका उदाहरण बहुत देता हूं, है ना। जैसे आपके सामने किसी ने बोला सांप, सांप बोलते ही ये सह और पै आपके कान में पहुंचे, और पहुंचते ये काड़ो नाग, है ना, पता नहीं किस प्रकार की इमेज आपके दिमाग में बनेगी, और सांप के दिमाग में आपकी इमेज बन गई। मैं ये भी कह रहा हूं कि सुना आपने साउंड, एक पिक्चर यहां क्रिएट हो गई और एक भाव यहां पैदा हो गया है। क्या सुने हमने केवल 2 वर्ण, लेकिन एक पिक्चर दिमाग में बनी वर्ण के सुनने मात्र से। ये उस वर्णों की, उन शब्दों की ताकत, शक्ति। जैसे हमने सुना सांप, एक पिक्चर दिमाग में क्रिएट हुई, एक सांप के प्रति हमारे मन में एक भाव पैदा हुआ, भय का भाव पैदा हुआ। और जैसे हमने सुना पैसा, पैसे का सुनते ही हमारे दिमाग में अलग पिक्चर, और बड़ा नोट छपेगा दिमाग में 500 का, अब तो 2000 का बंद हो गया, नहीं 2000 का छप जाता। पैसा सुनते ही एक दिमाग में अलग पिक्चर दूसरी, जबकि पै और सह वही अलग तरीके से रख दिया गया। इतनी बात। अच्छा, जैसे हमने सुना पैसा, दिमाग में अलग पिक्चर बनी और मन में एक अलग भाव पैदा हुआ, मन में लड्डू फूटे। तो कहने का मतलब है कि जो शब्द बोला जाता है उसका आपके आंतरिक जो चेतना है उसके साथ एक कनेक्शन बनता है, वहां एक प्रोसेसिंग होती है, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से एक तस्वीर आपके जहन में बनती है, एक भाव आपके दिल में उभरता है, फिर एक एक्शन आप अपने शरीर के द्वारा लेते हो, है ना। सांप का नाम लेते भागोगे उल्टी दिशा में, और पैसे का नाम लेते भागोगे आवाज की दिशा में, ठीक है। तो एक्शन आपका, ये सारी प्रक्रियाएं घटित हुई शब्द के द्वारा। तो शब्द में अपने भीतर निहित अर्थ को प्रकट करने की शक्ति होती है, यह शब्द शक्ति होती है। शब्द अपने भीतर समाये हुए अर्थ को प्रकट करता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यह पहली बात। दूसरी बात क्या है? क्या सभी प्रकार के शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं? मान लीजिए, जैसे हमने कहा 4, है ना, 4 बज गए। या जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, बहुत बहुत सामान्य उदाहरण, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो मैं यूं बोलूंगा चुनाव आ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि भाई लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। लेकिन एक आदमी सरपंच के पास जाता है और वो कहता है साहब मेरा मकान बनवा के दो यार, ये जो आवास योजना चल रही है उसमें मेरा मकान, मेरी बारी कब आएगी? तो सरपंच जानता है कि इसने अपने को वोट नहीं दी, तो वो कहता है यार देखेंगे, तेरा तो मतलब अभी क्या है कि अभी पहले वाली सूची क्लियर नहीं हुई, पहले वाले नाम जो है ना पहले उनको दिलाएंगे, उसके बेचारे के है ही नहीं मकान, पहले उसको गिराएंगे यार, वो बहुत दिनों से पीछे पड़ा, वो तेरे से पहले उसकी बारी है, वो 100 बहाने निकालेगा। सरपंच सीधा सीधा नहीं कहेगा तूने मेरे को वोट नहीं दी इसलिए मैं तेरा मकान नहीं बनवा के दूंगा, वो उसको बहाने बनाएगा। तो जो आदमी उसके पास गया वो भी फिर अलग प्रकार से बात करेगा, वो कहेगा देख ले चुनाव आ रहे हैं, है ना। अब ये एक ही वाक्य, पहले में अर्थ एक सूचना है कि चुनाव आ रहे हैं, ये असल में चुनाव आ रहे हैं इसका मतलब यही है। इसमें 4 शब्द हैं, चुनाव आ रहे हैं, और चारों का यही मतलब है। पहली बात में कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। लेकिन जो सरपंच के पास गया वो कह रहा है देख ले चुनाव आ रहे हैं, इसका मतलब यहां बिल्कुल भी नहीं है कि वो सूचना दे रहा हो कि साहब चुनाव आ रहे हैं 3 महीने बाद में, भाई तेरे को मालूम है क्या? सरपंच को तो पहले से मालूम है कि चुनाव आ रहे हैं, वो ज्ञान देने गया है क्या? वहां पे सूचना देने गया है क्या? नहीं, उसको धमकी दे रहा है कि मैं तुझे देख लूंगा। अच्छा, मैं तुझे देख लूंगा, ये भी सीधा अर्थ नहीं। इसका जो सरपंच के पास गया है वो अगर ये बात कह रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं तुझे वोट नहीं दूंगा। आप ऐसा राजनीतिक भाषणों में सुन सकते हैं। मैंने अभी अभी एक भाषण सुना बड़े नेता का, तो बड़ा नेता कोई जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र में आया
और वो वहां के विधायक को कह रहा है कि विधायक साहब, आप पार्टी का मान रखना, पार्टी आपका मान रखेगी। अब ये भरे हुए खुले हुए मंच पे कह रहा हूं। तो मुझे ये बात समझ में आई, इतने बड़े 1000 लोगों की भीड़ में वो धमकी कैसे दे वहां के लोकल नेता को? तो वो धमकी नहीं देता, वो कहता है साहब आप पार्टी का मान रखना, पार्टी आपका मान रखेगी। इसका मतलब मुझे यूं लगता है कि वो यूं कह रहे हैं कि अगर आपने पार्टी का मान नहीं रखा तो पार्टी आपका भी मान नहीं रखेगी। कह कुछ हो रहे हैं और कहना कुछ और चाहते हैं। इसका एक मतलब यह है कि शब्द अलग अलग संदर्भ में अलग अलग टोन से बोले जाने पर अलग अलग अर्थ प्रकट करने की शक्ति रखता है। इसलिए शब्द की शक्ति 3 प्रकार की होती है। अगर शब्द हमेशा एक ही प्रकार का अर्थ प्रकट करता तो शब्द शक्ति के भेद नहीं होते। शब्द अलग अलग समय में, अलग संदर्भ में, अलग टोन में बोले जाने पर, अलग जगह पर, है ना, अलग अलग अर्थ रखता है, अलग अलग मायने रखता है। मुझे याद है हम किसी के मुखाड़ में गए थे बैठने के लिए, तो उनकी माताजी का देहांत हो गया था। तो हम बैठे वहां पे 5-7 मिनट बैठे, उसके बाद में तो खड़े होकर वापस चलने लगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है साहब, आते रहना। तो बड़ा अजीब लगता है, मतलब किसी की मरने पर बैठने जाए वहां ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा तो शादी कोई मांगलिक कार्य उसके लिए कहना चाहिए। आते रहना मतलब तुम्हारे रोज यही काम होंगे क्या? तो वो शब्द वहां पे ठीक नहीं बैठ। तो असल में भाषा है, उसकी शक्तियां अनंत, इसलिए शब्द की 3 शक्तियां मानी जाती, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। क्या है वो तो अपने बाद में देखेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शब्द अपने संदर्भ के साथ अपना अर्थ प्रकट करता है, बोले जाने वाले की मनसा के साथ अपना अर्थ प्रकट करता है, बोले जाने वाले की टोन के साथ अपना अर्थ प्रकट करता है। इसलिए शब्द को कभी भी हमें एक अर्थ के साथ नहीं लेना चाहिए। बहुत बार ये हम चीजें देखते हैं। मैं कॉमेडी सुन रहा था, तो वहां उसने कहा कि मतलब एक क्षण में उसने कहा मैं कल की चिंता नहीं करता। यह एक शब्द है, कल। अब कल का एक सामान्य अर्थ क्या है? आने वाला कल। जैसे आज रविवार है तो कल का अर्थ क्या हो गया? सोमवार। कि कल मैं तुमसे 12 बजे मिलूंगा, इसका मतलब आने वाला दिन। यह सामान्य अर्थ हो गया, ठीक है। लेकिन जब वो कह रहा है मैं कल की चिंता नहीं करता, तो यहां कल का मतलब है आने वाला समय। वो 2 दिन भी हो सकता है, वो 5 दिन भी हो सकता है, वो 10 साल भी हो सकता है। तुम्हारा कल तुम्हारे कर्मों पर टिका हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा फ्यूचर। एक ही शब्द, हरिओम, एक ही शब्द है। जैसे उसने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता, तो मेरा ध्यान किस पे गया? इस अर्थ पे गया कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है। लेकिन आगे जैसे वो कहता है उसका अर्थ बदल जाता है। वो कहता है मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मुझे चिंता हो रही है परसों को लेकर। तो जैसे उसने इतना बोला तो मेरा ध्यान इस पे चला गया। मतलब शब्द जब उसने बोला मैं कल की चिंता नहीं करता, तो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो दिमाग जो काम करता है, वो भविष्य के लिए, एक लंबे समय के लिए काम करता है। कि कल का मतलब एक आने वाला लंबा समय। लेकिन उसने कहा मुझे चिंता है परसों की, तब हमारा दिमाग काम करता है अच्छा ये तो कल वाली सोमवार की बात कर रहा है, आने वाले कल की बात कर रहा है, कल के दिन की बात कर रहा है। तो एक ही शब्द अनेक अर्थ देता रहता है। अच्छा, इसको आप इतना सुनते हो, इतना सुनते हो, जो शब्द शक्ति आपके, मुझे लगता है कि कोई हिंदी साहित्य का कोई पार्ट आपके जीवन में सबसे ज्यादा लागू होता है तो वो शब्द शक्ति। आमतौर पे हम ऐसे शब्दों को देखते रहते हैं, मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। अगर चटनी बनाने का शब्द को ये अर्थ लिया जाए तो उसको कुंडी में डाल के घोटे से रगड़ना चटनी बनाना कहते हैं। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को कुंडी में डाल के घोटे से रगड़ के चटनी बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। अर्थ देखने के लिए हम कहां जाते हैं? शब्दकोश में जाते हैं। ये भी बात समझ लो। बिल्कुल भी आप जल्दबाजी नहीं करें, शब्द शक्ति में मैं करूंगा, है ना। इसको जितना हो सके उतना समझें और यही याद कर लें। क्या याद करना है इसमें? कुछ याद करना, ये तो हमारे जीवन का अंग है, एक पार्ट है। शब्द का अर्थ देखने के लिए हम कहां जाते हैं? शब्दकोश में जाते हैं। लेकिन शब्दकोश में, शब्दकोश जो अर्थ है वो बहुत सीमित है। मैं ये कहता हूं आम आदमी अपने जिंदगी में भाषा का जो व्यवहार करता है
उसका 20% काम भी शब्दकोश से नहीं चलता। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा, अब वो सामने वाला ढूंढे जाके डिक्शनरी में कि वो मेरा क्या बनाएगा, तो उसको शब्दकोश में क्या मिलेगा? शब्दकोश में तो वही मिलेगा, है ना, चटनी कैसे बनाई जाती है। अच्छा वो फिर कल्पना करे, अच्छा मेरी वो ऐसे चटनी बनाएंगे, सब कहने की बात, कच्चा चबा जाऊंगी, है ना, आजकल गीतों में ऐसा काचा न खा लूं तने, है ना, तो कोई अपने प्रिय को काचो किया खागो, मतलब ये ऐसे गीत हम सुनते रहते हैं। तो जितने भी हम गाने सुनते हैं, जितनी भी हम भाषाएं सुनते हैं, हम बातचीत सुनते हैं, है ना, गाली गलौच में, राड़ में, लड़ाई झगड़े में अभिधा के अलावा लक्षणा व्यंजना का बहुत प्रयोग होता है। अगर आप सुने ढंग से, राड़ जो होती है हमारे एक ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा एक माध्यम होती है। लड़ाई झगड़े को आप ठीक से सुने, देखें क्या हो रहा है, वहां आपको बहुत सारे रस, बहुत सारी काव्य शास्त्र के अंग, अलंकार, है ना, एक आवेग, संचारी भाव बहुत सारे मिलेंगे वहां पे आपको, अगर आप देखना चाहें तो। लड़ाई, क्योंकि वहां जल्दी जल्दी नाटकीयता होती है, सब लोग प्रेम से बैठे थे, वहां एक सहज होता है, एक सामान्य स्लो, मतलब एक सामान्य प्रवाह होता है। लेकिन लड़ाई झगड़े में नाटकीयता अधिक होती है, तो वहां ज्यादा सीन क्रिएट होता, वहां ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। तो अभी तक की चर्चा से आप समझें कि शब्द अपने भीतर जो निहित अर्थ है उसको प्रकट करने की जो पावर रखता है उसको शब्द की शक्ति कहते हैं। शब्द हमेशा ही एक या शब्दकोशीय अर्थ को ही प्रकट नहीं करता, अलग अलग संदर्भों के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। इसलिए शब्द की शक्तियां भी 3 प्रकार की होती है। अभी तक आपने कुछ लिखा नहीं होगा, नहीं लिखने की आवश्यकता है। लिखने के लिए हम वही पीपीटी का सहारा लेंगे, ठीक है। शब्द शक्ति, शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को, शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को जो प्रकट करने की शक्ति है वो क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। अंतर्निहित, हर शब्द में एक अर्थ छुपा हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहां हूं इस स्टूडियो के सामने, इस कैमरे के सामने, तो मैं शिक्षक, जैसे मैं घर जाता हूं तो मैं पिता हो जाता हूं, पति हो जाता हूं, बेटा हो जाता हूं, कभी कभी मैं मजदूर भी हो जाता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं एक मजदूर हूं, कभी कभी मैं ज्ञानी हो जाता हूं, कभी मैं एक बच्चा हो जाता हूं, कभी मैं मतलब कुछ भी हो सकता हूं, गायक हो सकता हूं, नृत्यकार होता हूं, भांड हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता हूं। जब मैं किसी का मनोरंजन कर रहा हूं तो मैं एक भांड, तो हम कुछ भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं, जैसे हमारी सत्ता, जैसे हमारी इमेज सब जगह एक जैसी नहीं है, हम सब जगह एक ही नहीं है, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द का अपनी अपनी जगह अलग अलग अर्थ, अलग अलग संदर्भों के अनुसार होता है। तो शब्द में जो निहित अर्थ है उसको प्रकट करने की जो शक्ति है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। यह बात जो मैंने समझाई थी उस बात को यहाँ पे एक नीचे एक लाइन में लिखा गया है। हालांकि ये बात कब काम आएगी आपकी? ये तब काम आएगी जब यहां से कोई ऐसा प्रश्न बने जिसमें 4 लाइनें दिए और सत्य असत्य कथन पूछा जाए, ठीक है। किसी शब्द के उच्चारण एवं अर्थ प्रकाशन की प्रक्रिया है। उच्चारण और अर्थ प्रकाशन। उच्चारण, जैसे मैंने अभी बताया आपको, किसी ने बोला आपके सामने भैंस, और भैंस बोलते ही आपके दिमाग में अर्थ आ गया, तो आप यूं मत समझना कि अच्छा बोलते ही आ गया, नहीं, इसके बीच में एक प्रक्रिया घटित हुई है। और मैंने बताया आपको कि वो साउंड उसके मुंह से निकला, हवा में तैरता हुआ आपके कान में आया, अंदर जाने के बाद में कुछ प्रोसेस हुआ होगा, है ना, और दिमाग तक सूचना गई कि ऐसे भैंस है, ऐसे 2 वर्ण आए हैं भाई, इनका क्या मतलब है, तो अंदर दिमाग में एक पिक्चर बनेगी, इनका ये मतलब है। कितना काम होता होगा इस छोटी सी प्रक्रिया में। जैसे उसने बोला भैंस, 2 वर्ण तैर के हवा में आए, आपके कानों में पड़े, अंदर सूचना गई, क्या सूचना गई? भैंस, ये 2 वर्ण गए अंदर, ऐसे गए, और जैसे ही अंदर गए वैसे ही तुमने कभी किताब में देखा है भैंस 2 साल पहले, तो झट से तुम्हारा दिमाग 2 साल पहले जाता है कि क्या ऐसे हमने 2 वर्ण सुने थे, क्या ऐसा हमने कहीं पढ़े थे, ये वर्ण कहीं हमने देखे हुए या कहीं सुने हुए, है ना। भैंस है, क्या हमारा इनसे पहले कोई परिचय है? अगर 5 साल पहले भी आपका इन शब्द से परिचय, तो दिमाग तुरंत बैकग्राउंड में जाएगा और वहां से खींच के आपके सामने पिक्चर खड़ी कर देगा, ये रही भैंस, गिनानी पर खड़ी, देखी बूढ़ी भैंस, ये आगे सामने। इतनी प्रक्रिया घटित हुई है उस वर्ण के बोले जाने के बीच और अर्थ प्रकाशन के बीच। किसी शब्द के उच्चारण एवं अर्थ प्रकाशन की प्रक्रिया के मध्य एक अप्रत्यक्ष कार्य व्यापार घटित होता है। अभी जो मैंने बताया
वो अप्रत्यक्षकारी व्यापार है। मशीनरी खड़ी नहीं हो जाती यूं अचानक से, है ना, जैसे किसी ने भैंस बोला अंदर धड़ाधड़ आवाजें आ रही, ऐसा नहीं होता। इतना गति से होता है ये काम जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि हम भैंस कहते भैंस समझ जाते हैं, असल में हमारा भैंस से परिचय इतना ज्यादा है। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, है ना। कभी कभी मुझे जैसे मैं मिठाई की दुकान पे जाता हूं तो मुझे मेरा परिचय मिठाई के शब्द को लेकर कभी नहीं रहा। अभी भी मैं बहुत बार जो आम मिठाइयां उनको भी जाकर ये पूछता हूँ ये क्या भाव है। नाम मुझे याद नहीं रहते उन मिठाइयों के कभी भी, या मैं खा के देखता हूँ जिसका टेस्ट ठीक होता है वो ले आता हूँ। या ऐसा कह सकते हैं कौन सी मावे से बनी हुई है, कौन सी छन्ने की बनी हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन उसके नाम के साथ मेरा रिश्ता नहीं, तो एक समस्या। तो वहां अगर कोई नाम ले ले तो मेरे दिमाग में उस मिठाई की स्वाद और उसकी पिक्चर नहीं आएगी। हाँ, कोई मेरे सामने दिखाएगा तो मैं बता दूंगा अच्छा ये उसका टेस्ट अच्छा है, ये बढ़िया है, घटिया। तो अर्थ प्रकाशन की प्रक्रिया का घटित होना हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है कि हमारा अनुभव कैसा है। क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम सभी शब्दों को जानते हैं? जितने शब्दों को हम अधिक जानेंगे, पहचानेंगे, हमारे जीवन में आए हैं, अर्थ प्रकाशन की प्रक्रिया उतनी ही जल्दी घटित होगी। उसे क्या कहते हैं? शब्द की शक्ति कहते हैं। चिंतामणि की एक परिभाषा है, जो सुनी परे सो शब्द है। जो सुनाई देगा वो क्या है? शब्द। और उस सुनाई देने से जो समझ में आएगा वो क्या है? अर्थ। ठीक है, जो सुनी परे सो शब्द है और समझी परे सो अर्थ। प्रसंगानुसार, जैसे मैंने कहा चुनाव आ रहे हैं तो अलग अर्थ निकला, और वो आदमी जो सरपंच के पास गया उसने कहा चुनाव आ रहे हैं तो अलग अर्थ निकला। ये हो गया प्रसंग, अलग अलग रेफरेंस। प्रसंगानुसार शब्द और उनके अर्थ और अर्थ प्रकट करने की शक्ति 3 प्रकार की होती है। हर शब्द हो सकता है इससे ज्यादा प्रकार की हो, लेकिन हम तो 3 प्रकार की पढ़ते हैं तो हम 3 प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, इससे अधिक प्रकार की भी हो सकती है। प्रसंगानुसार शब्द और उसके अर्थ प्रकट करने की शक्ति है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है हम जानते हैं सब। कभी कभी तो ये प्रश्न भी आता है कि शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। असल में एक छोटी सी टेबल यहां पे है, इस टेबल को आप ध्यान में रखें। शब्द, उसके अर्थ और अर्थ को प्रकट करने की शक्ति। एक होता है शब्द, एक होता है शब्द का अर्थ, और एक होता है अर्थ प्रकट करने की जो प्रक्रिया घटित हुई उसको हम क्या कहेंगे? शब्द की पावर कहेंगे। तो उसी प्रकार से आप ध्यान रखें, अभिधा, लक्षण और व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती है। अभिधा से निकलने वाला अर्थ होता है वो अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहलाता है, और ऐसा शब्द वाचक शब्द कहलाता है। लक्षणा से जो अर्थ निकलता है वो लक्ष्यार्थ, और ऐसा शब्द लक्षक कहलाता है। और व्यंजना से जो अर्थ निकलता है वो व्यंग्यार्थ, और ऐसा शब्द है वो व्यंजक कहलाता है। ये छोटी सी टेबल आप याद रखें, कभी आपके काम आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं आए तो कोई बात नहीं। और मुझे लगता है इसको याद करने की इसको भी जरूरत नहीं, ये सब आपस में नाम मिलते जुलते हैं। एक डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रट्टा मारने वाली चीज है। असल में हम आमतौर पे सुनते आए हैं कि शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। तो ये जो भेद है, एक बात मैंने आपको पहले बताई कि शब्द शक्ति असल में ध्वनि सिद्धांत का ये एक अंग है, एक पार्ट। शब्द शक्ति, क्योंकि जैसे व्यंजना है तो व्यंजना का दूसरा नाम ही ध्वनि है, हमने वहां पे चर्चा भी की इसकी। ठीक है, अगर आप ध्वनि सिद्धांत और शब्द, पहले ध्वनि सिद्धांत पढ़ लें उसके बाद में शब्द शक्ति को पूरा एक साथ सुने ताजा ताजा, तो आपको दोनों चीजों का अंतर समझ में आएगा। हालांकि सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में है नहीं ध्वनि सिद्धांत, इसलिए मैं उसको यहाँ इससे जोड़ूंगा नहीं, लेकिन स्कूल लेक्चरर के जो विद्यार्थी हैं वो आप इसको मतलब इसको सुनने से पहले एक बार ध्वनि सिद्धांत को देख लें, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में दोनों ही, तो दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज। तो ध्वनिवादियों के अनुसार शब्द की 3 प्रकार की शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। मीमांसकों के, न्याय, मीमांसा आदि जो दर्शन हुए, तो मीमांसा दर्शन को मानने वालों के अनुसार शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षण और तात्पर्य। तो कभी कभी यहां से सवाल आ सकता है। भट्ट नायक के अनुसार शब्द के 3 प्रकार के कार्य होते हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। ये हमने साधारणीकरण में पढ़ा है, तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी इसको केवल रट लें, याद कर लें, और स्कूल लेक्चर के विद्यार्थियों को सब मालूम है अभिधा क्या है, भावकत्व क्या और भोजकत्व क्या है। ठीक है,
ये पूरी प्रक्रिया दोहराने का मतलब हो गया पूरा का पूरा एक सिद्धांत पढ़ना। अगर तीसरी लाइन को हम क्लियर करें पूरी की पूरी बात को, तो कम से कम आधे पौन घंटे का एक सिद्धांत पूरा पढ़ना होता है, जो अनावश्यक लगता है मुझे। ठीक है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो शब्द शक्ति है उसका संबंध ध्वनि सिद्धांत से है, उसका व्याकरण के स्फोटवाद से भी है। ठीक है, और उसी के अनुसार शब्द की 3 प्रकार की शक्तियां हुआ करती है। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति ये बिल्कुल मुख्य शब्द शक्ति है। मुख्य इसलिए नहीं है कि परीक्षा में प्रश्न इससे संबंधित ज्यादा आते हैं, मुख्य इसलिए कि हमारा जो व्यवहार होता है, सामाजिक जीवन है, वो लगभग इसी से चलता है। ठीक है, तो आम जीवन में बहुत अधिक काम आने वाली शब्द शक्ति, क्योंकि हम हर समय साधारण अर्थ में बात करते हैं। पानी लेकर आओ तो हम पानी को पानी, ठीक है, तुम्हारा पानी उतर गया क्या, तब हम कहेंगे पानी का कोई दूसरा अर्थ, लेकिन आमतौर पर हम पानी का अर्थ पानी लेते हैं। तो एक प्रकार से मुख्य शब्द शक्ति है। अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, कि किसी भी शब्द का अर्थ खोजने के लिए हम कहाँ जाएंगे, शब्दकोश में जाएंगे। तो अगर कोई शब्द बोला गया है और वो वही अर्थ दे रहा है जो शब्दकोश में, तो वहां पे अभिधा हो। इसका मतलब है शब्दकोशीय अर्थ को व्यक्त करने वाली जो शक्ति है वो अभिधा शब्द शक्ति। अच्छा, अभी हमने 2 वाक्य बोले, चुनाव आ रहे हैं, मैंने बोला चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें चुनाव आ रहे हैं, इन चारों का वही अर्थ है जो मैंने बोला है। लेकिन जो आदमी सरपंच के पास गया उसने बोला चुनाव आ रहे हैं, देख लेना, तो इसका अर्थ वो नहीं है जो उसने बोला है। उसने बोला कुछ और अर्थ कुछ और है। तो जो मैंने बोला चुनाव आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने जो बोला है वही अर्थ है। इसको कहते हैं वाच्यार्थ। जो बोला गया है अगर वही अर्थ हो तो उसको क्या कहेंगे, वाच्यार्थ कहेंगे। उसको यूं भी कहते हैं साक्षात संकेतित अर्थ। साक्षात रूप से जो संकेत किया जा रहा है वही अर्थ, दूसरा अर्थ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें नाम आपको कई याद करने पड़ेंगे। मैं आपको यह कह रहा हूं कि शब्द शक्ति जो है वो असल में टर्मिनोलॉजी पे चलती है पूरी की पूरी। इसमें जो आप इन शब्दों का मीनिंग याद रख लें या शब्द याद रख लें तो आपका काम हो जाएगा। और शब्द शक्ति के प्रश्न हल करने के लिए, जो परिभाषा के प्रश्न है उनको हल करने के लिए आपको शब्द की ही जरूरत पड़ेगी। अगर आपको शब्द याद नहीं है तो वास्तव में आपको मुश्किल होगी। परिभाषा देखें, शब्द की जिस शक्ति के माध्यम से वाच्यार्थ जो बोला गया है वही अर्थ निकले, अभिधेयार्थ, अभिधा से निकलने वाले अर्थ को अभिधार्थ कहते हैं। कोशगत अर्थ यानी जो शब्द कोश में दिया गया है वही अर्थ निकले। मुख्यार्थ, पानी का मुख्य अर्थ तो पानी है। अब और चाहे जितने काम में लिए तो पानी का मुख्य अर्थ क्या है, जल। कमल के फूल का मुख्य अर्थ क्या है, एक पुष्प। चुनाव का मुख्य अर्थ क्या है, चुनाव ही है ना। मतलब मुख्य अर्थ का मतलब वो शब्द जिस अर्थ के लिए बना। अब उसके अलग अलग अर्थों में हम यूज लेंगे वो तो एक अलग बात है। चटनी बने किसके लिए, आदमी के लिए नहीं बना था। चटनी पहली बार किसी ने शब्द बनाया होगा चटनी, तो ये आदमी के लिए नहीं बनाया है ना, ये तो मिर्च रगड़ने के लिए बनाया होगा। इन बाद में हमने इसका इस्तेमाल दूसरे कामों में करना शुरू कर दिया। हम गुस्से में आके कहते थे चटनी बना दूंगा। तो मुख्य अर्थ का मतलब क्या है, वो शब्द जिस अर्थ के लिए बना था वो उसका क्या, मुख्य अर्थ। साक्षात संकेतित अर्थ, प्रचलित अर्थ। अब एक बात खास यह भी है कि जो सामान्य अर्थ है उसको सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जो सामान्य अर्थ है उसको सभी लोग जानते हैं। हो सकता है दूसरे अर्थ को कोई कोई जाने, कोई नहीं जाने। जैसे उसने कहा था कि नेताजी आप पार्टी का मान रखो, पार्टी आपका मान रखेगी। अब इस बात को हो सकता है सभी लोग नहीं समझ पाए हो, नेताजी समझ गए हो। मेरा कहने का मतलब है कि जो सामान्य अर्थ होता है वो सभी लोग समझते हैं, क्योंकि वो जन सामान्य में प्रचलित होता है। जन सामान्य में वो प्रचलित होता है। ठीक है, मुख्यार्थ ही प्रचलित होता है जन सामान्य में, मुख्यार्थ को लोग समझते हैं ज्यादा। ठीक है, व्याकरणिक अर्थ, व्याकरणिक अर्थ और शब्दकोश अर्थ एक ही चीज, ठीक है, का बोध होता हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यहां गौर करने की बात है कि इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है। वाच्यार्थ को व्यंजित करने वाली,
अभिधेयार्थ को व्यंजित करने वाली, कोशगत अर्थ को व्यंजित करने वाली, मुख्यार्थ को व्यंजित करने वाली, साक्षात संकेतित अर्थ को व्यंजित करने वाली, प्रचलित अर्थ को व्यंजित करने वाली और व्याकरणिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है, उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अग्रिमा, सबसे आगे की शब्द शक्ति। अच्छा, गौर करने की बात है, चाहे लक्षणा हो चाहे व्यंजना हो, पहले काम अभिधा से लेना उनको पड़ता है। जिस शब्द का इस संसार में कोई अर्थ ही नहीं है, उसके फिर लक्षणा व्यंजना के अर्थ भी नहीं निकलेंगे। तो पहले सबसे पहली और जड़ कौन सी शब्द शक्ति है, वो मुख्य शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा है। इसलिए इसको कहा गया अग्रिमा, आगे रहने वाली। लक्षणा और व्यंजना क्या करेगी, अगर कोई शब्द का अर्थ ही नहीं है संसार में, तो फिर लक्षणा और व्यंजना भी काम नहीं करेगी, इसलिए ये मुख्य है। तो अभिधा में से क्या प्रश्न आ सकता है, मुझे लगता है अभिधा में से यही प्रश्न आ सकता है। ये जो परिभाषा दी गई है, इसमें से प्रश्न आ सकता है। कोई इस बात के चांस बहुत कम है कि उदाहरण देके कोई भी शब्द शक्ति पूछी जाए। 99% ये संभावना रहती है। अगर शब्द शक्ति के 2 प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रश्न तो ऐसा आता है जिसमें नियम ही पूछा गया, परिभाषा ही पूछी गई है। बहुत सारे विद्यार्थी इस टॉपिक से डरते भी हैं। तो मैं ये कहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, आप केवल परिभाषा ही याद कर ले। अगर और ये सवाल आएगा ये, क्योंकि मैं जब पढ़ाता रहता हूँ ऑफलाइन, तब विद्यार्थी कहते हैं सर शब्द शक्ति समझ में नहीं आ रही। समझ में क्या नहीं आ रही, समझ में ये नहीं आ रही कि उदाहरण को देखकर शब्द शक्ति कैसे पहचाने, तो छोड़ दो। जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, तो मैथ, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, साइंस सब उसको आता है क्या? वहां भी कुछ चीजें वो उतनी करता है जितने लेवल की उसको आती है। मीन, मोड, मीडियन का कोई सवाल है और उसके 5 लेवल है, तो उसको 3 लेवल आते हैं, तो 2 लेवल लास्ट में छोड़ेगा ना वो। तो मान लो शब्द शक्ति के भी 2 लेवल है कठिनता के स्तर के। एक लेवल है कि परिभाषा याद करना तो आसान है, लेकिन उदाहरण देकर पहचानना मुश्किल है, तो कम से कम 1 लेवल तो याद करो, छोड़ो मत कभी भी कोई चीज को, चाहे कितनी मुश्किल चीज क्यों ना हो। ये खास गौर करने की बात है, स्कूल लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर में ऐसा करते हैं बार बार। आप किसी भी चीज की कठिनता के स्तर देखो और कम से कम एक स्तर तो करो। अंग्रेजी मुझे बिल्कुल नहीं आती, मुझे अंग्रेजी के मैंने जो पेज होते हैं, मैंने उस समय लक्ष्य की गाइड पढ़ी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के दौरान, काफी अच्छी आती थी उस समय। तो वहां उससे मैंने अंग्रेजी के जो पेज होते हैं वो फाड़ के अलग ही करके छोड़ दिया, अलमारी बंदी, मैंने अलग निकाल दिया उनको, क्योंकि मुझे अंग्रेजी सिखाना मतलब ऊंट को ऊंट पर आने जैसा। तो मैंने, लेकिन फिर भी मैंने एक टॉपिक किया, आर्टिकल टॉपिक मैंने किया, एएनडी का प्रयोग, और वहां पे वो आ गया एन अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला आते मैंने कर दिया एन, तो मेरा 1 प्रश्न सही हुआ 4 में से। बहुत अच्छी भयंकर तैयारी करके उनका भी एक ही सही हुआ, और मैं जो एक टॉपिक करके गया मेरा भी एक सही हो। तो संयोग की बात है, लेकिन मैंने वो एफर्ट किया इतना। तो जितना स्तर हम समझते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो यहाँ कम से कम ये परिभाषा याद जरूर करें शब्द शक्तियों की सारियों की। अभिधा में तो पूरी संभावना की परिभाषा से प्रश्न आएगा, आगे मीनिंग में इसमें उदाहरण में से प्रश्न नहीं आते। राम पुस्तक पढ़ता है, चतुर्भुज ने दर्शन दिए। अब कभी कभी ये विद्यार्थी इसमें दिमाग लगा लेते हैं कि यहाँ चतुर्भुज मतलब बहुब्रीहि समास, ऐसा नहीं है। चतुर्भुज का सीधा अर्थ विष्णु, ये रूढ़ अर्थ। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और तीनों अभिधा में अर्थ देते हैं। चतुर्भुज शब्द है 4 भुजाओं वाला। अब ये रूढ़ हो गया किस शब्द के लिए, किस शब्द के लिए रूढ़ हो गया, विष्णु के लिए रूढ़ हो गया। तो चतुर्भुज का अर्थ क्या है, विष्णु। तो चतुर्भुज नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आएगा, विष्णु ही आएगा। तो यहां इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुब्रीहि समास है, सीधा अर्थ दे रहा है। हाँ, चतुर्भुज का कोई और दूसरा अर्थ निकलता हो विष्णु के अलावा, अब तो चतुर्भुज नाम मतलब विष्णु निकल रहा, ठीक है। हरि ने नाथ को हरि रूप दिया। अब यहां भी एक खास बात, हरि ने, यानी इस हरि का मतलब क्या है, विष्णु भगवान, और इस हरि का मतलब क्या है, बंदर। यमक अलंकार जहां भी होगा वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है, ये आप चाहें तो नोट कर ले। यमक अलंकार और वस्तु उत्प्रेक्षा, यमक अलंकार और वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार जहां भी होगा वह अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब इसका एक मतलब यह है कि यमक के उदाहरण में से कोई उदाहरण आ जाए परीक्षा में तो आप अभिधा कर देना,
और वस्तु उत्प्रेक्षा के उदाहरण मैंने 20-30 आपको लिखाए होंगे, यमक के उदाहरण आपको शायद 50 लिखाए होंगे। तो वो उदाहरण में से कोई भी उदाहरण आज पूछे कौन सी शब्द शक्ति है, तो फिर अभिधा कर देना, ऐसे काम ठीक होगा। जैसे हम लिखेंगे श्लेष में फलानी शब्द शक्ति होती है, तो श्लेष के जितने उदाहरण वो आपके शब्द शक्ति में भी काम आ जाएंगे। लीजिए, आपको सुनाई दे रहा होगा ना? हाँ, ठीक है। तो यहां अभिधा क्यों है? क्योंकि हरि का अर्थ है विष्णु और इस हरि का अर्थ है बंदर। ये शब्दकोश ही अर्थ है, शब्दकोश में ही हरि के 4 अर्थ दिए हुए, तो क्या करें? या एक हरि के 2 अर्थ, 3 अर्थ, 4 अर्थ नहीं निकलते। शब्दकोश में हरि के अर्थ, हरि का अर्थ विष्णु भी है, हरि का अर्थ बंदर भी है, 2 बार ये शब्द आ गया। ठीक है, तो ये शब्दकोश ही अर्थ है। ठीक है, कनक कनक 100 गुनी। अब ये ऊपर वाला उदाहरण या नीचे वाला उदाहरण एक, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, यमक अलंकार और वस्तु उत्प्रेक्षा जहां भी होगा वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होगी। आप मूल रूप से परिभाषा याद रखें, इसके अलावा यह भी चीज रखते हैं। शोभा तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मन अहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये भी वस्तु उत्प्रेक्षा का उदाहरण है, मैंने आपको वहां समझाया है। आचार्य देव ने अभिधा को उत्तम काव्य माना है। देव रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं और वो अभिधा को उत्तम काव्य मानते हैं। उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। ठीक है, ये देव की पंक्ति है। तो कल को कोई परीक्षा में पूछ ले तो ये देव की पंक्ति है। वाचक शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मैंने आपको बताया वाचक अर्थ को प्रदान करने वाला या वाच्यार्थ को प्रदान करने वाली अभिधा शब्द शक्ति, और उससे काम जो उसका जो शब्द है जो वाच्यार्थ को प्रदान करता है वो वाचक शब्द कहलाता है। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बारे में भी आपने व्याकरण में पढ़ा होगा। तो कुल मिला के जो पहला भाग हमने वहां कोशिश की कि शब्द को समझने की जो प्रक्रिया, शब्द का जो अर्थ प्रकट होने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, वह किस प्रकार से शब्द है वो अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, जैसे आदमी एक शब्द बोलता है तो शब्द सुनाई देता है, उसके साथ साथ उसकी टोन सुनाई देती है, उसके साथ उसका दृश्य सुनाई देता है, उसके साथ आदमी की मनसा सुनाई देती है, कहना क्या चाहता है ये सब हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, उससे अर्थ निकलता है। ठीक है, आगे के भागों में हम लक्षण और व्यंजना पे बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।